नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर कौन सी सरकार डालती है? संसद या विधानसभा? नहीं, बल्कि वो सरकार जो हमारे मोहल्ले की सड़क बनाती है, हमारे घर तक पानी पहुंचाती है। जी हाँ, आज हम उसी स्थानीय सरकार की बात करने वाले हैं। लोकतंत्र का वो दरवाजा जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। देखिए, स्थानीय सरकार कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो जमीन पर जीती जागती हकीकत है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए सीधे जमीन पर उतरते हैं और दो असली कहानियों से शुरू करते हैं, जो हमें दिखाती हैं कि असली शक्ति कहां बसती है। जरा सोचिए, जब सड़क पर गड्ढा हो या पीने के पानी की समस्या हो तो सबसे पहले किस सरकार का ध्यान आता है? जाहिर है उसी का जो हमारे सबसे पास है। यही तो स्थानीय सरकार की असली पहचान है ना? तो चलिए मिलते हैं गीता राठौर से। इनकी कहानी एक बेहतरीन मिसाल है कि एक स्थानीय नेता क्या कुछ कर सकता है। 1995 में वो एक आरक्षित सीट से सरपंच बनी, लेकिन 5 साल बाद उनके काम से गांव वाले इतने प्रभावित हुए कि उन्हें जनरल सीट से दोबारा जिताया। ये सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, ये भरोसे की जीत थी। तो ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ कामों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक गांव की बदलती हुई तकदीर है। पानी के टैंक और सड़कों से लेकर घरेलू हिंसा जैसे मुश्किल सामाजिक मुद्दों तक गीता राठौर ने यह साबित कर दिया कि असली बदलाव तब आता है जब शक्ति सबसे निचले स्तर पर सही हाथों में होती है। अब एक और उदाहरण देखिए। तमिलनाडु के वेंगईवासल गांव की पंचायत ने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पता है क्या किया? उन्होंने जिला कलेक्टर के एक आदेश को सीधे अदालत में चुनौती दे दी और वो जीते भी। ये दिखाता है कि स्थानीय सरकारें सिर्फ विकास का काम ही नहीं करती, बल्कि वे अपने समुदाय के हक की एक मजबूत ढाल भी होती हैं। और इन दोनों कहानियों का निचोड़ बस यही एक लाइन है। फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी जैसे बड़े बड़े शब्द असल में तभी मायने रखते हैं जब गांव के लोग अपनी समस्या का समाधान खुद करने के लिए सशक्त हों। तो हमने ये तो देख लिया कि स्थानीय सरकार क्या करती है। अब जरा ये समझते हैं कि ये असल में है क्या। चलिए इसे ठीक से परिभाषित करते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये गांव और जिला स्तर पर हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है। इसका काम है हमारी रोजमर्रा की जरूरतों और समस्याओं का ध्यान रखना। और सबसे खास बात, ये स्थानीय समझ का इस्तेमाल करके बेहतर और सस्ते समाधान निकाल सकती है। ये जो यहां दिख रहा है ना, ये लोकतंत्र की जड़ें हैं। जब लोग सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो नेता ज्यादा जवाबदेही बनते हैं, और जब फैसले लेने वाले लोग हमारी गली मोहल्ले की जरूरतों को समझते हैं तो योजनाएं भी बेहतर बनती हैं और पैसा भी सही जगह खर्च होता है। लेकिन एक बात है, पंचायतों को ये शक्ति थाली में परोसकर नहीं मिली। इसके पीछे एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष रहा है। चलिए जरा सत्ता तक के इस सफर को देखते हैं। देखिए, भारत में पंचायतों का विचार कोई नया तो है नहीं। प्राचीन काल से ही गांव की सभाएं मौजूद थीं। फिर लॉर्ड रिपन ने 1882 में आधुनिक स्थानीय बोर्ड बनाए। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बन रहा था, तब उन्हें वो शक्ति नहीं दी गई जिसकी उम्मीद थी। और ऐसा क्यों हुआ, इसकी जड़ संविधान सभा की एक बहुत बड़ी बहस में है। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो हर गांव को एक आत्मनिर्भर गणराज्य बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर को इस बात की चिंता थी कि गांव में जातिवाद और गुटबाजी हावी हो सकती है और सत्ता कुछ ताकतवर लोगों के हाथ में ही सिमट कर रह जाएगी। तो इस बहस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि आज़ादी के बाद दशकों तक स्थानीय सरकारें बस नाम के लिए जिंदा रहीं, सिर्फ कागजों पर। उनके पास ना तो असली शक्ति थी और ना ही पैसा। ये एक ऐसा वादा था जो अधूरा रह गया था। समस्याएं बिल्कुल साफ थीं। पंचायतों के पास अपना पैसा नहीं था, उनके अधिकार बहुत सीमित थे, चुनाव भी समय पर नहीं होते थे, और तो और राज्य सरकारें उन्हें अपनी मर्जी से कभी भी भंग कर सकती थी। अब ऐसे में गीता राठौर जैसे नेता कैसे उभरते? ये तो लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर कहानी ने एक निर्णायक मोड़ लिया। एक ऐसा पल आया जिसने दशकों की इस कमजोरी को खत्म करने का रास्ता दिखाया और स्थानीय सरकार के लिए असली सशक्तिकरण का दरवाजा खोल दिया। और ये मोड़ आया 1989 में पीके थुंगन समिति के साथ। इस समिति ने न सिर्फ दशकों पुरानी इस बीमारी को पहचाना, बल्कि उसका पक्का इलाज भी सुझाया, एक बिल्कुल साफ रोडमैप के साथ। समिति की सिफारिशें 4 मजबूत स्तंभों की तरह थीं। पहला, इन्हें संवैधानिक दर्जा दो। दूसरा, हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य करो। तीसरा, इनके काम और शक्तियां साफ साफ तय करो। और चौथा, इन्हें अपना पैसा दो। ये उन सभी कमजोरियों का सीधा इलाज था जो हमने पहले देखी।
और इन सिफारिशों का नतीजा था भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल, 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन। इन संशोधनों ने आखिरकार स्थानीय सरकारों को वो संवैधानिक सुरक्षा और शक्ति दी जिसका वो हक रखती थी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव को समझने की एक चाबी है। इस पूरी चर्चा से 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, असली लोकतंत्र की शुरुआत हमारी गलियों और गांव से ही होती है। दूसरी, आज स्थानीय सरकारों के पास जो भी शक्ति है वो एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद मिली है। और तीसरी, ये संवैधानिक संरक्षण ही वो ढाल है जो गीता राठौर जैसे नेताओं को बिना डरे काम करने का मौका देती है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल था। पता है, दशकों तक भारत इसी पहेली को सुलझाने में लगा रहा कि भाई शासन को आम आदमी के दरवाजे तक आखिर पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो समस्या थी क्या जिसे हल करने की इतनी ज्यादा जरूरत आन पड़ी थी। तो देखिए, बात कुछ ऐसी थी। जरा सोचिए, दशकों तक असली पावर, असली ताकत कहाँ थी? दिल्ली में और राज्यों की राजधानियों में। और गांव और शहर, वहां की जो लोकल सरकारें थीं वो तो बस नाम की थीं। ना उनके पास कोई असली अधिकार था, ना कोई पैसा। तो अब इन हालात को बदलना तो था, और इसे बदलने के लिए भारतीय संविधान में एक ऐसा बदलाव किया गया जिसे हम एक लोकतांत्रिक क्रांति कह सकते हैं। और ये कोई छोटे मोटे मामूली बदलाव बिल्कुल नहीं थे। ये जो 2 संशोधन थे ना, ये असल में सत्ता को बांटने यानी विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बार, जी हां, पहली बार लोकल सरकारों को एक संवैधानिक कवच मिला। तो 73वें संशोधन ने किया क्या? उसने गांव, फिर ब्लॉक और फिर जिला स्तर पर एक 3 लेवल का, एक त्रिस्तरीय सिस्टम बना दिया। मतलब आप समझिए कि शासन की एक ऐसी सीढ़ी तैयार की गई जो सीधे गांव की जमीन से शुरू होती थी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक ढांचा बनाने की नहीं थी। नहीं, इसका असली मकसद था लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर जिंदा रखना। और वो कैसे होता? नियमित चुनावों से और जनता के प्रति सीधी जवाबदेही से। और अब आता है इसका शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू। क्या था वो? वो था महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। यकीन मानिए, ये एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदलने की नींव डाल दी। जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि जो समुदाय सदियों से हाशिए पर थे, उनका कोई व्यक्ति या कोई भी महिला अब सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि अपने गांव का सरपंच बनकर पूरे अधिकार के साथ उस कुर्सी पर बैठ सकती थी। तो ठीक है, कानून तो बन गया, लेकिन जमीन पे इसका असर क्या हुआ? चलिए जरा आंकड़ों पे नजर डालते हैं, और ये आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। आज की तारीख में पूरे भारत में 32 लाख, जी हां, 32 लाख से भी ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो इन स्थानीय सरकारों को चला रहे हैं। पता है ये संख्या कितनी बड़ी है? दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की तो इतनी पूरी आबादी भी नहीं है। और सुनिए, इन 32 लाख में से 13 लाख से भी ज्यादा तो महिलाएं हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी राजनीति में महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी में से एक है। तो जैसा कि एनसीईआरटी की किताब में भी कहा गया है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। जब 6.5 लाख से ज्यादा दलित और आदिवासी सदस्य लीडरशिप की भूमिका में आए ना, तो सोचिए, सदियों से जमी जमाई जो पावर की संरचनाएं थीं, वो हिल गईं। लेकिन क्या कागज पर जो क्रांति हुई वो हकीकत में भी उतनी ही सफल रही? यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है और मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ था वादा और दूसरी तरफ थी हकीकत। कानून ने तो एक बहुत सुनहरा सपना दिखाया था, लेकिन जमीन पर जो सच्चाई थी वो अक्सर उस सपने से मीलों दूर नजर आई। और इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है पैसा, वित्तीय दबाव। अब इस चार्ट को देखिए। गांव की जो लोकल सरकारें हैं वो देश के कुल रेवेन्यू का सिर्फ 0.24% ही कमा पाती हैं, मतलब 1/4% से भी कम। लेकिन उन्हें देश के कुल सरकारी खर्च का 4% संभालना पड़ता है। अब आप ही बताइए, ये उन्हें हमेशा राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर नहीं बनाएगा तो और क्या करेगा? तो देखिए, कानून अपनी जगह है, ढांचा भी तैयार है, लेकिन असली सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या जो लोग सत्ता में हैं वो सच में दिल से अपनी ताकत को नीचे तक बांटने के लिए तैयार हैं? भारत के इस महान लोकतांत्रिक प्रयोग का जो भविष्य है ना, वो इसी एक सवाल के जवाब पर टिका हुआ है।